क्या आप जानते हैं 11वीं सेंचुरी में हुए कुछ इन्वेशंस ने इंडिया का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल दिया। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सोशल साइंस के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में आज हम हिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग पीरियड, इंडियन मेडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे। बच्चों, 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में सेंट्रल एशिया से टर्किक और अफगान ओरिजिन के रूलर्स भारत आए और इनके आने का रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न था टेरिटरी एक्सपैंड करना, इकोनॉमी को बढ़ाना और अपना धर्म फैलाना। और इन्हीं सब के कारण धीरे धीरे इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज होने लगा। नए रूलर्स आए, नई सल्तनतें बनी और कई पुराने राजवंश कमज़ोर हो गए। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये पीरियड इंडिया के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। साथ ही हम देखेंगे इस प्रोसेस ने कंट्री की इकोनॉमी और आम लोगों के जीवन को कैसे अफेक्ट किया। जानेंगे कि विजयनगर एम्पायर क्या था और उसने साउथ इंडिया में अपना पावर कैसे एस्टैब्लिश किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड का मतलब क्या होता है। मेडिवल का मतलब होता है बिटवीन टू एजेस, यानी दो युगों के बीच का समय। ये वो समय है जो एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड के बीच आता है। इंडिया में इसे लगभग 11वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी तक के समय को माना जाता है। अब हम 11वीं सेंचुरी की शुरुआत पर आते हैं। यही वो समय था जब इंडिया के पॉलिटिकल मैप में बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमारे देश पर कई हमले हुए। ये हमले हिंदू कुश पहाड़ों के पार से आने वाले आक्रमणकारियों ने किए। पहले भी युद्ध होते थे, लेकिन इस बार हमले ज्यादा प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और लगातार थे। ज्यादातर हमलावर सेंट्रल एशिया के टर्किक और अफगान ओरिजिन के थे। तो ये भारत क्यों आए? ये भारत आए भारत की दौलत पाने के लिए, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए और साथ ही अपना धर्म फैलाने के उद्देश्य से भी आए। इन लगातार हमलों का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में अपना शासन स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। इसी तरह आगे चलकर दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई। यही वो दौर था जब इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदलना शुरू हुआ और यही परिवर्तन आगे चलकर मेडिवल इंडिया की एक प्रमुख पहचान बनी। इन हमलावरों के वजह से इंडिया के स्टेट्स डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो गए, जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो। 13वीं सेंचुरी आते आते भारत अलग अलग डायनेस्टीज और रीजनल पावर में डिवाइड हो गई। ये ऑरेंज कलर ईस्टर्न गंगा टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर नरसिम्हा देवा वन ने 1261 में रूल किया। इस रीजन के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे जयनगर और कोणार्क, जो उस समय के ट्रेड और कल्चरल हब थे। सिमिलरली 1300 में होयसाला टेरिटरीज ने साउथ इंडिया में रूल किया। उस समय के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे हलेबीडु, बेलूर और मदुरई, जो अपने ग्रैंड टेम्पल्स और ट्रेड के लिए विशेष रूप से मशहूर थे। ये ग्रीन शेडेड एरिया तुगलक डायनेस्टीज के टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। 1335 में तुगलक ने अपना कंट्रोल नॉर्थ से साउथ तक एस्टैब्लिश किया हुआ था। मैप में आप देख सकते हो उसका इन्फ्लुएंस दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर, दौलताबाद और जूनागढ़ तक फैला हुआ था। उसकी टेरिटरी वेस्ट में पेशावर तक फैली हुई थी। और ये ब्लू शेडेड एरिया लोधी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 1479 में तुगलक डायनेस्टी के बाद नॉर्थ में एक्टिव थी और उनकी कैपिटल सिटी थी दिल्ली सल्तनत। उनका कंट्रोल नॉर्थ के इम्पोर्टेंट रीजन्स में था, जैसे दिल्ली, ग्वालियर और जौनपुर। तो अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई और इसके साथ कौन कौन से उतार चढ़ाव हुए। तो बच्चों, हमारी कहानी अब पहुंच गई है 12वीं सेंचुरी के आखिर में। उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक राजा थे, पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, लेकिन 1192 में अफगान से आए मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में हरा देते हैं
मोहम्मद घोरी खुद ज्यादा समय तक इंडिया में नहीं रुके। उसने अपने सेनापति और गुलाम रहे कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में शासन करने के लिए छोड़ दिया और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। बस यही से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, यानी दिल्ली से चलने वाली एक नई मुस्लिम सल्तनत की। सल्तनत उस राज्य या इलाके को कहा जाता है जिस पर सुल्तान नाम का मुस्लिम शासक राज करता हो। तो चलिए देखते हैं दिल्ली में कौन कौन से सल्तनत ने रूल किया। दिल्ली सल्तनत में एक एक करके 5 फॉरेन डायनेस्टीज ने शासन किया। ये सभी रूलर्स मेनली टर्किक अफगान ओरिजिन के थे। पहली थी मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी, चौथी थी सैयद डायनेस्टी और पांचवी या लास्ट थी लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत ने लगभग 1206 से 1526 तक यानी करीब 320 इयर्स तक इंडिया के बड़े हिस्से पर राज किया। तो आगे हम इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका इन्फ्लुएंस उस समय बहुत पावरफुल था। चलिए इससे पहले देखते हैं सल्तनत में पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत का राज बहुत उतार चढ़ाव वाला था। सत्ता बदलना आम बात थी। ज्यादातर नए सुल्तान पुराने सुल्तान को हटाकर या मार कर गद्दी पर बैठती थी। इस वजह से एक सुल्तान का औसत राज सिर्फ 9 साल ही चलता था। फिर भी दिल्ली नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल ताकत बन गई और यहीं से लॉज, टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री कैंपेन्स चलाए जाते थे। उस समय विलेजेस, सिटीज पर रेड्स होना आम बात थी। कई बार तो इनके द्वारा मंदिर और गुरुकुल जैसे लर्निंग सेंटर्स भी तोड़े जाते थे। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिसने तलवार से भी राज किया और दिमाग से भी। तो 14वीं सेंचुरी की शुरुआत में दिल्ली में आया अलाउद्दीन खिलजी, जो सेकंड डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी से थे। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम एक्शन से भरा हुआ था। उसने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बहुत बड़े मिलिट्री कैंपेन्स किए, बहुत से शहरों को अटैक करके उनका धन लूट लिया। उस समय मंगोल्स बार बार नॉर्थ इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मंगोल्स सेंट्रल एशिया के बहुत ही डेंजरस वॉरियर्स थे जिनका एम्पायर एशिया से यूरोप तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन ने दिल्ली की दीवारों को मजबूत किया, आर्मी में डिसिप्लिन लाए और कई बार मंगोल्स को हराया। उसी समय उसने साउथ इंडिया की तरफ अपने स्लेव जनरल मलिक काफूर को भी भेजा। मलिक काफूर ने कई मंदिर शहरों जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम, रामेश्वरम को लूटा और सोना चांदी दिल्ली लाया। ये लूट का पैसा आर्मी मेंटेन करने में, वेपन्स खरीदने में, सोल्जर्स को सैलरी देने में यूज हुआ। इससे सल्तनत और पावरफुल हो गई। कुछ साल बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। ये थर्ड डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी से थे। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत एम्बिशियस थे। आइडियाज बहुत बड़े बड़े थे लेकिन प्लानिंग कमज़ोर थी। बच्चों आगे आप मुझे कमेंट में बताना मोहम्मद बिन तुगलक जीनियस थे या फूल। इसने दिल्ली सल्तनत का नक्शा इतना बड़ा कर दिया था कि मयूरन एम्पायर के बाद पहली बार लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट एक रूलर के अंडर आ गया था। वो इंटेलिजेंट थे लेकिन उनके प्लान्स प्रैक्टिकल नहीं थे। इसके कई एम्बिशियस प्लान गलत साबित हुए। इसने सोचा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाए ताकि एम्पायर बीच में हो और कंट्रोल आसान हो, जिसके चलते लोगों को 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। बहुत लोग रास्ते में मर गए। कुछ साल बाद प्लान फेल हो गया और कैपिटल वापस दिल्ली ले आया। इसके कारण पब्लिक को बहुत सफ़र करना पड़ा। सुल्तान की इमेज भी वीक हो गई। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया। मतलब चीप कॉपर कॉइन्स को सिल्वर गोल्ड्स के इक्वल वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। आइडिया प्रोग्रेसिव था। आज हमारी करेंसी भी टोकन करेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? लोगों ने नकली कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया। मार्केट में कंफ्यूजन हो गया। इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई। यानी गुड आइडिया बट पुअर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं उस समय रूलर्स की और आम लोगों की लाइफ कैसी थी। उस समय रूलर्स और उनके फैमिली बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे, महलों में रहते थे, कीमती कपड़े और गहने पहनते थे। लेकिन आम लोग, खासकर किसान पर टैक्सेस का बहुत बोझ था।
कई बार फेमाइन अकाल पड़ने पर लोग बहुत परेशान होते थे। ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट जरूर बढ़े, लेकिन फायदा रूलिंग क्लासेस और अमीर व्यापारियों को ज्यादा मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत से धार्मिक स्थान जैसे बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू मंदिर पर भी अटैक किया जाता था। मूर्ति को भी तोड़ा जाता था। कुछ सुल्तानों ने जिजिया इम्पोज किया। ये एक स्पेशल टैक्स था जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। सुल्तान कहते थे कि इस टैक्स के बदले उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी और उन्हें आर्मी में काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब मुस्लिम्स आर्मी सर्विस करती थी और नॉन मुस्लिम्स पैसे देकर उससे छूट लेते थे। लेकिन असल में ये टैक्स कभी कभी उनके लिए एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन बन जाता था, क्योंकि उन्हें लैंड टैक्स के साथ ये भी देना पड़ता था। इस वजह से कुछ लोगों को इनइक्वालिटी फील होती थी और कभी कभी तो लोग जिजिया से बचने के लिए रिलीजियन चेंज भी कर लेते थे। इसीलिए जिजिया सिर्फ एक टैक्स नहीं था, बल्कि उस समय के रिलीजियस और सोशल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। आगे हम एक ऐसे आक्रमणकारी के बारे में जानेंगे जिसका मकसद था लूटना, जिसने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा। 14वीं सेंचुरी के अंत में सेंट्रल एशिया से एक बेहद क्रूर आक्रमणकारी टर्किक मंगोल रूलर आया, जिसका नाम था तैमूर। उसका मकसद साफ था, धर्म, युद्ध और लूट। दिल्ली उस समय एक अमीर और आबाद शहर था, लेकिन तैमूर की सेना ने हजारों लोगों को मार डाला, मंदिर और इमारतें तोड़ी और अनगिनत लोगों को गुलाम बनाकर सेंट्रल एशिया भेज दिया। तैमूर लूट का खजाना लेकर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही और गरीबी। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत फिर से कमजोर हो गया। आखिर में लोदी डायनेस्टी सत्ता में आई, लेकिन अब बहुत सारे राज्य ने आज़ादी पा ली थी। लोदी डायनेस्टी ज़्यादा समय नहीं टिक पाई, क्योंकि 1526 में बाबर आया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और यही से दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं था कि दिल्ली सल्तनत का रूल आसान था। इसके रूल में कई चैलेंजेस आए। दिल्ली सल्तनत ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अपनी ताकत फैलाई, लेकिन पूरे देश पर कंट्रोल करना आसान नहीं था। कई बड़े बड़े राज्यों ने इसका जमकर विरोध किया। ये किंगडम्स ना सिर्फ अपनी आज़ादी बचाई, बल्कि आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आगे रहे। जैसे ईस्टर्न गंगा किंगडम, जो ईस्ट में था, जिसे हम कलिंगा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रेजेंट डे ओडिशा, पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। मिड 13वीं सेंचुरी में इसके सबसे फेमस रूलर थे नरसिम्हा देवा वन। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई हमले रोके, बंगाल के गवर्नर को हराया, अपनी जीत की याद में कोणार्क का मशहूर सन टेम्पल बनवाया, जो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे ही साउथ इंडिया में होयसाला रूलिंग कर रहे थे, जिनकी राजधानी कर्नाटका में थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने साउथ की तरफ हमला किया, लेकिन होयसाला ने कई बार दिल्ली सल्तनत को रोका। हालांकि बाद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बार बार हमलों से ये कमज़ोर हो गए और मिड 14वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर का हिस्सा बन गए। होयसाला डायनेस्टी का नाम होयसाला कैसे पड़ा, इसके पीछे कर्नाटका फोकलोर में एक कहानी है। एक दिन एक गुरु पर शेर ने हमला किया। तभी एक युवा शिष्य साला ने तलवार से होय कहकर शेर को मार दिया। तभी से ये डायनेस्टी होयसाला कहलाने लगी। तो ये थी होयसाला की कहानी। उस समय ये भी देखा गया कि कई सुल्तान दिल्ली सल्तनत से अलग होकर कई रीजनल सल्तनत के रूप में उभर के आई। रीजनल सल्तनत वो छोटे छोटे मुस्लिम राज्य होते हैं जो दिल्ली सल्तनत से अलग होकर इंडिपेंडेंट हो गए, और दिल्ली सल्तनत को कई इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत का सामना भी करना पड़ा। ऐसे ही एक रीजनल सल्तनत थे बहमानी सल्तनत, जो मिड 14वीं सेंचुरी में बनी। इसने डेक्कन रीजन साउथ इंडिया का सेंट्रल पार्ट पर कंट्रोल कर लिया। ये काफ़ी ताकतवर थी और कई बार दिल्ली सल्तनत से टकराई। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली का कंट्रोल कम होने लगा था। सिर्फ बहमानी ही नहीं, इसके अलावा गुजरात, बंगाल और मालवा जैसे सल्तनत भी उभरे,
जो अपने अपने रीजन्स में इंडिपेंडेंट पावर बनी। इन सब के बीच अलायंसेस, दोस्ती भी बनती और वार्स भी होते रहते थे। इसीलिए पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल थी। लेकिन राजस्थान कभी भी दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में पूरी तरह नहीं आया। 15वीं सेंचुरी में मेवाड़ के रूलर राणा कुंभा ने कई हमलों को रोका, अपने फोर्ट्स और पैलेसेस को मजबूत किया। इन्हीं में से एक है कुंभलगढ़ फोर्ट। अरावली हिल्स में बना, डेंस फॉरेस्ट और स्टीप स्लोप से घिरा हुआ था। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में सल्तनत का शासन। चलिए अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। जब दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल हो रही थी, तब साउथ में एक नई पावर एमर्ज हुई, विजयनगर एम्पायर। 14वीं सेंचुरी के बीच का समय था। दिल्ली सल्तनत साउथ में अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के लोग अपनी आज़ादी बचाना चाहते थे। इसी समय दो भाई हरिहरा और बूका ने 1336 में विजयनगर एम्पायर की नींव रखी। हरिहरा और बूका, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर गवर्नर थे, दिल्ली सल्तनत की तरफ से इन्हें साउथ में भेजा गया था। ये धीरे धीरे दिल्ली की अथॉरिटी से अनहैप्पी हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे। इस तरह उन्होंने एक नया राज्य स्टैब्लिश किया, जो आगे चलकर विजयनगर एम्पायर बना। मतलब जब दिल्ली वीक हो रही थी, तब साउथ स्ट्रॉन्ग हो रहा था। विजयनगर के नॉर्थ में बहमानी सल्तनत एक स्ट्रॉन्ग राइवल था। बाद में बहमानी सल्तनत 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया: बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बीदार। इन्हें कलेक्टिवली डेक्कन सल्तनत कहा गया। विजयनगर रूलर्स का इन स्टेट्स के साथ फ्रीक्वेंट वार होते रहते थे। ईस्ट डायरेक्शन में उड़ीसा के गाजापट्टी रूलर्स के साथ भी विजयनगर का कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। इसीलिए एम्पायर को नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ से चैलेंजेस मिलते रहते थे। अब हम आते हैं विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल और फेमस रूलर्स पर, कृष्णदेवराया। 16वीं सेंचुरी में कृष्णदेवराया के रूलर के टाइम पर विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गया। उन्होंने डेक्कन रीजन पर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की, बहुत सारे वार्स जीते और नेबरिंग किंगडम्स को कंट्रोल किया। एम्पायर मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग था और कल्चरली भी डेवलप हुआ। इस पीरियड को विजयनगर का गोल्डन एज भी कहा जाता था। कृष्णदेवराया सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, बल्कि एक पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर भी थे। संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ के पोएट्स और स्कॉलर्स को सपोर्ट भी किया। खुद भी तेलुगु में एक पोयम लिखी, जिसका नाम था अमुक्ता मलयादा। इस बुक में उन्होंने एक सेक्शन में राजनीति यानी कि रॉयल पॉलिसीज में गुड गवर्नेंस का आइडिया एक्सप्लेन किया। यानी वो एक थॉटफुल रूलर भी थे। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को दान दिया, जैसे तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, विटाला टेम्पल इन विजयनगर कैपिटल। उनके टाइम पर ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस और बिल्डिंग्स बनाए गए। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर अपने ही हाईएस्ट लेवल पर थे। कृष्णदेवराया की डेथ 1529 में बीमारी से हो गई। उनके बाद एम्पायर वीक होने लगा। 1565 में डेक्कन सल्तनत ने मिलकर कोलिशन बनाई और विजयनगर आर्मी को हरा दिया। वार रामराया के लीडरशिप में हुआ, जो कि कृष्णदेवराया के सन इन लॉ थे। विजयनगर सिटी को लूट लिया गया। टेम्पल्स, पैलेसेस और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। सिटी रूइन में बदल गई। ये विजयनगर के डिक्लाइन का मेजर टर्निंग पॉइंट था। वार के बाद एम्पायर छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड हो गए। इन्हें नायकास रूल करने लगे, मतलब जो पहले मिलिट्री गवर्नर थे वो रूल करने लगे। फाइनली मिड 17th सेंचुरी तक विजयनगर एम्पायर कंप्लीटली एंड हो गया। तो बच्चों, इस चैप्टर का पार्ट 1 यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम मंगोल रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।